हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम। एंड हमारा आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर का पूरा बुक का कंप्लीशन हो चुका है। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर विद आवर लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन इन करेक्टर एजुकेशन, truancy एंड ड्रॉप आउट। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज यू ऑल आर वुड बी टीचर्स एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं जब आप बच्चे में डिसिप्लिन ला सकते हैं, राइट। ट्रुएंसी किस लिए होता है, ड्रॉप आउट किस लिए होता है, ये टर्म्स भी आज हम समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। सो स्टार्टिंग विद मेथड्स या अप्रोचेस ऑफ डिसिप्लिन। तो मेथड्स या अप्रोचेस ये तीन तरह की होती हैं। कौन सी होती हैं? प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन एंड करेक्टिव डिसिप्लिन। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि जब बच्चे का डिसिप्लिन हमने जो इनडिसिप्लिन है उसे प्रिवेंट कैसे करना है, उसका डिसिप्लिन खराब होने से पहले ही उसे कैसे प्रिवेंट कर ले हम। ठीक है। सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब जो बच्चे का डिसिप्लिन अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे रीइंफोर्समेंट करें, मतलब उसको सपोर्ट करें कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे उसे कि वो अच्छा डिसिप्लिन उसका मेंटेन्ड रहे। अब करेक्टिव डिसिप्लिन, अगर बच्चे का वो डिसिप्लिन खराब है, इफ द स्टूडेंट इज इनडिसिप्लिन, तो उसको ठीक कैसे करना है, वो होता है करेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये तीन मेथड्स या अप्रोचेस आपको समझ में आ गई होंगी। एंड विद दिस वी हैव टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन यूज्ड इन स्कूल्स। तो टेक्निक्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है? फर्स्ट टेक्निक इज रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स मतलब बच्चे को शाबाश, जब बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दें, उसको कुछ आप बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, उसको कई बार स्टेशनरी आइटम गिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक तरह का रिवॉर्ड होता है। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है कि बच्चे का डिसिप्लिन अच्छा है तो उसे एक रिवॉर्ड दिया है, या उसको शाइनिंग स्टार, उसका एक बैच बना के उसको क्लासरूम में लगाया गया है ताकि बाकी बच्चे मोटिवेट हो, उसका स्कूल में नाम अनाउंस हुआ है, तो ये भी रिवॉर्ड्स होते हैं। पनिशमेंट, जब बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको पनिशमेंट देनी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत हार्श पनिशमेंट भी नहीं कि उसकी लाइफ के ऊपर वो एक गहरा इम्पैक्ट डाल दे, बट यस उसके अंदर एक फियर होना चाहिए कि अगर मैं इनडिसिप्लिन मैंने क्रिएट करा तो देयर इज अ चांस ऑफ पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है कि ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की तरफ आप हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हो, जैसे कि ये तो है ही डिसिप्लिन, ये तो है ही ऐसा, ये तो मतलब जो भी टीचर ट्रेडिशनल टाइम पे यूज करते होते थे आज भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं कि 69 कंट्रीज, ये डाटा गिवन है दैट 69 कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टिल यूज कॉर्पोरल स्कूल्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट वो यूज करते हैं टीचर्स वहाँ पे, उनको मतलब एब्यूजिव वर्ड्स कह सकते हैं एक तरह से वो यूज करे जाते हैं, या उनको डंडे से मारा जाता है, तो ये कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है बच्चे के लिए जो इनडिसिप्लिन होते हैं। नॉन कॉर्पोरल पनिशमेंट में हार्श वर्ड्स यूज नहीं होते, बच्चे को इतना हर्ट नहीं किया जाता कि इमोशनली ये मारा मूरा नहीं जाता, बट अदर टेक्निक्स यूज करी जाती है। वो क्या, जो आज के टाइम पे हम काफी देखते हैं, डिटेंशन। डिटेंशन में क्या होता है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुकवा लिया, कि पहले होता था ना दैट यू यू हैव क्रिएटेड अ इनडिसिप्लिन, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आज आप क्लास की सफाई करके जाओगे, तो एक तरह से उसको थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा टाइम रुकवा लिया स्कूल के बाद। काउंसलिंग, बच्चे को हर स्कूल में ना आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज कि एक काउंसलर होता है। जब बच्चे बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं क्लास में तो उसका रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करना, तो काउंसलर क्या करते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, in my own experience I have seen one experience of a child when a child was saying कि मेरे साथ काउंसलर ने बहुत ही टॉर्चर करा मेरे को इमोशनली, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग मीन्स यू आर बीइंग एम्पैथेटिक टू दैट चाइल्ड, बट उसको आपको इमोशनली उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। समझने की कोशिश करनी चाहिए। काउंसलर का मतलब, काउंसलर की ड्यूटी ही यही होती है कि बच्चे को आप आराम से, उसको पहले तो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करें, आप उसको रिलैक्स फील करवाएं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको शेयर करें, ना कि उसको इतना और गिरा दे कि वो फिर कुछ बोले ही ना, या कुछ और मिसबिहेवियर उसका शुरू हो जाए, या वो अपने आप को इतना नालायक समझ ले कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बहुत
अच्छे वे में एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, जो एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं उनके अंडर ये चीज़ें होनी चाहिए। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब जब बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। कई बच्चों को रेड कार्ड या येलो कार्ड स्कूल्स में इशू हो जाता है, या उनको एक वार्निंग साइन दी जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपको एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं आना है, आपको सस्पेंड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है स्कूल में। जब बच्चे आपको जानते हैं हाँ अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया था, तो एक तरह से ये भी पनिशमेंट है। एक्सपल्शन, जब बच्चा बहुत ही मिसबिहेवियर कर रहा है तो उसको स्कूल वाले कई बार निकाल भी देते हैं, तो ये होता है एक्सपल्शन। या परमानेंट टर्मिनेशन हम इसे कह सकते हैं, बच्चे का परमानेंट टर्मिनेशन जब हो जाता है उसे निकाल देते हैं। देन इज करेक्टर एजुकेशन। करेक्टर एजुकेशन डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करेक्टर एजुकेशन का मतलब, सैमुअल स्माइल्स क्या कहते हैं, करेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट्स। बंडल ऑफ हैबिट्स होता है करेक्टर। जब आपकी हैबिट्स धीरे धीरे डेवलप होती है ना, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, टीन एज तक, फिर आपकी एडल्टहुड तक, तो वो छोटी छोटी हैबिट्स जो आपने फॉर्म करी हैं वो आपका करेक्टर डिफाइन कर देती है। करेक्टर इट्स अ वाइडर टर्म, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आपके थॉट और आपके एक्शन क्या मैच कर रहे हैं, या आपकी थिंकिंग ही हाई है लेकिन आपके एक्शन बहुत ही वियर्ड या लो लेवल, या इतने होने भी नहीं चाहिए, वो तरह के आपके एक्शंस हैं। तो करेक्टर इज समथिंग अ वाइडर टर्म, दैट इज, आप ये कहते हैं ना कि इस बच्चे का करेक्टर बहुत अच्छा है, दैट इज इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो करेक्टर में जब हम ये चीज़ें कहते हैं तो वी आर सेइंग कि उस बच्चे का ऑरा बहुत अच्छा है, दैट चाइल्ड इज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, साइकोलॉजिकली वेरी इंटेलिजेंट, एबिलिटी टू एडजस्ट एंड एम्पथेटिक है। तो ये चीज़ें आती हैं करेक्टर में। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, करेक्टर कहाँ से डिराइव करा गया है, ग्रीक वर्ड से, जो है करेक्टर, जहाँ पे हम सी की जगह के लिख देते हैं तो वो ग्रीक वर्ड है करेक्टर, जिसका मतलब है मार्क इम्प्रेस्ड अपॉन अ क्वाइन। जब आप क्वाइन देखते हो तो उसके ऊपर, क्वाइन के ऊपर एक बहुत ही गहरा इंप्रेशन होता है। इंप्रेशन मतलब वो जो क्वाइन के ऊपर आप देखो तो वो रेज्ड होता है, उसका जो 1 लिखा होता है या 2 लिखा होता है या जो 5 लिखा होता है क्वाइन के ऊपर, उसकी जो डेट लिखी होती है, उसका ईयर लिखा होता है, या जो बैंक का नेम लिखा होता है, उसके पीछे भी जो आपका जो स्तंभ बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो 3 लाइन्स जो बने हुए हैं हमारे, तो वो रेज्ड होते हैं। वो कैसे रेज्ड होते हैं, वो क्योंकि वो इम्प्रेशन बनाया हुआ है उन्होंने कॉइन के ऊपर, वो उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसके ऊपर इम्प्रेशन बनाया है। तो करेक्टर भी वैसे ही होता है जैसे एक कॉइन है, जैसे कॉइन पे इम्प्रेशन गहरा होता है ना, उसका रेज्ड होता है इम्प्रेशन जब वो उस पर पड़ जाता है, तो वैसे ही करेक्टर है। जैसा आपका करेक्टर बन गया वैसी आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। सो विद दिस वी हैव नाउ करेक्टर की अब और चीज़ें जान लेते हैं। करेक्टर मतलब पर्सनल वैल्यूज या वर्च्यूज, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपका सेल्फ बिलीव क्या है, आपके क्या अपने ओपिनियंस है या आपके अपने क्या व्यू पॉइंट्स हैं। देन इज नॉट फिक्स्ड, सबका करेक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है विद टाइम टू टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि तो ये दो जानों का करेक्टर सेम है, नहीं ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एवरी वन इज हैविंग अ डिफरेंट एंड यूनिक करेक्टर। एंड हमारा जो करेक्टर अभी टाइम पे डेवलप्ड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, चेंज मतलब और डेवलप्ड होता रहेगा। इजीली मेजरेबल, आप मेजर कर सकते हैं करेक्टर को, आप उसकी इंटेलिजेंस लेवल मेजर कर सकते हैं, उसकी इमोशनल एबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजिकली कंडीशन आप उसकी चेक कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं। करेक्टर इज मेजरेबल, राइट और रॉन्ग। जब आपको डिसीजन मेकिंग आ जाए कि सही क्या है गलत क्या है, जब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए कि यार सही मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है, मुझे अहिंसा नहीं करनी, मुझे वायलेंस नहीं करनी, या मुझे कोई इविल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी, तो दैट इज यू आर हैविंग एन आइडियल एंड गुड करेक्टर। नीड क्या है करेक्टर एजुकेशन की, क्यों इंपॉर्टेंट है ये करेक्टर एजुकेशन आजकल के बच्चों के आजकल के टाइम पे बच्चों के लिए, क्यों, क्रिएट रिस्पॉन्सिबल क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन हम लेके आए बच्चों को कि वो रिस्पॉन्सिबल बने अपनी सोसाइटी के लिए, हाईली वैल्यूड हो, उनके पास वैल्यूज हो, खुद की मॉरल वैल्यूज हो, उनके पास एथिक्स हो, वो ना कि सिर्फ उनके पास दिमागी नॉलेज हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बल्कि उनके पास एथिक्स भी हो, मॉरल वैल्यूज भी हो, वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें समाज में। सिटीजन ऑफ नेशन, ऐसे नेशन के सिटीजन बने हम
कि जो सिटीजन सिर्फ देख के ये नहीं कि क्राइम हो रहा है और हम बैठे हैं, नहीं, द वन हु इज वेरी सेल्फ अवेयर, अवेयर ऑफ हिज हर राइट्स एंड इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है जो देश के लिए काम कर रहा है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन, जो बच्चा, प्रॉब्लम्स तो फेस सब नहीं करनी है, बट द वन हु नो हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद देम, तो ऐसे हमें सिटीजन चाहिए जो सोल्यूशंस लेके आए हैं, आजकल की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस, राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंस जान जान सके, वो लोगों को बता सके, जो जूनियर्स हैं उनकी उनको सही दिशा प्रोवाइड कर सके, वैल्यूज, वैल्यूज लेके आए, करेक्टर एजुकेशन बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज, ठीक है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो भी इसी से ही होती है। लेवल या स्टेजेस ऑफ करेक्टर डेवलपमेंट कौन सी होती है? 5 स्टेजेस होती है। मॉरल स्टेज, ये इन्फेंसी टाइम पीरियड से होती है। इमोरल स्टेज इन्फेंसी पीरियड से होती है और इसमें बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देन इज सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, ये जो है अर्ली चाइल्डहुड में होती है, 2 to 6 years ऑफ एज, जहाँ पे बच्चे थोड़े थोड़े अपने इंटरेस्ट डेवलप शुरू करते हैं। उनको रूल्स एंड रेगुलेशन अभी समझ में तो नहीं आते, बट वो खुद के लिए बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको अपने इंटरेस्ट जानने शुरू हो जाते हैं और वो वैसे ही करते हैं परफॉर्म। कंफर्मिंग कन्वेंशनल लेवल, ये जो है 6 to 12 years वाले बच्चों में स्टेज आती है करेक्टर डेवलपमेंट में, और इसमें क्या होता है कि बच्चे रूल्स जानने शुरू हो जाते हैं, उनको पता लगने लगता है कि डेंजरस अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उनको वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। इरेशनल कंसाइंटियस लेवल, तो इसमें क्या होता है, ये एडोलेसेंट पीरियड में होता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप एडोलेसेंट पीरियड को ही डील करने वाले हैं आगे जाके। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे कंट्रोल करने लग जाते हैं अपने इमोशंस को, ये नहीं कि वो अब हंस रहे हैं तो पूरी बॉडी हिला के हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, दे आर लाफिंग इन अ लिमिटेड मैनर, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस। वो लॉजिक के पीछे भागते हैं, आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो इलॉजिकल चीज़ें हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपके धर्म को मान रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक नहीं होता है इतना, आप नहीं कह सकते हम इसमें क्यों मानते हैं, दिस इज जस्ट अ बिलीफ, तो अब ऐसी abstract चीज़ों में भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। रैशनल कंसेंटियस लेवल, इसमें क्या होता है, ये एडल्टहुड में आता है, जब ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और अंडरस्टैंड करते हैं आप सिचुएशन को, इस लेवल पे आके जब कोई सिचुएशन उनके सामने आ गई तो वो उसको डीपली एनालाइज करेंगे, और बहुत लॉजिकल स्टेज होती है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ करेक्टर एजुकेशन ये होती है, करेक्टर फॉर्मेशन की ये हाईएस्ट लेवल आ जाता है। देन वर्चूज ऑफ करेक्टर एजुकेशन क्या है? वर्चूज मतलब कि आप कह सकते हैं कि करेक्टर एजुकेशन मतलब क्या, इसके सिनोनिम क्या क्या है, आप क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? करेज, करेज मतलब बहादुरी, बच्चे में कितनी बहादुरी, अगर वो सिचुएशन उसके सामने प्रॉब्लम आ जाए तो क्या वो भाग जाएगा, क्या उसमें करेज है उसको फेस करने की, उसमें हिम्मत है, तो ये होता है। जस्टिस, जस्टिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसका मतलब ये होता है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब कुछ भी हो जाए आप हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, आप हमेशा ट्रुथफुल रहेंगे। कंपैशन, पैशन होना चाहिए, कंपैशन, कंपैशन मतलब जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं, आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझने लग जाते हैं, तो दैट इज़ कंपैशन, आप उसको लव दे रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, जब आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप शुक्राना करते हैं भगवान को, तो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उसको थैंक यू कहते हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स आप ग्राउंडेड हैं, आपके पास अगर पावर है, आपके पास नॉलेज है, फिर भी आप ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। इंटेग्रिटी, अगर आपको अपना कोई सीक्रेट बताता है तो आप उसे शेयर नहीं करते, दैट इज इंटेग्रिटी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बट फिर भी आप दूसरों से शेयर करने के बजाय खुद डील करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, दैट इज इंटेग्रिटी। मतलब आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खुद के लिए सीक्रेटिव हो। इंटेग्रिटी मेंटेन करना, आप दूसरों को अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं बतानी चाहिए तो आप वो नहीं बताते हो,
किसी के सीक्रेट्स, किसी की गॉसिप्स नहीं करनी चाहिए, तो दैट इज अ गुड वर्च्यू। देन रिस्पेक्ट, आप दूसरे की इज्जत करते हो, सामने वाले के, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, आप सबको ह्यूमन की तरह देखते हो, फिर दैट इज एनिमल या कोई और क्रिएचर हो तो आप उसको इज्जत से देखते हैं, इज्जत देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टर एजुकेशन, प्लानिंग, प्लानिंग होनी चाहिए पहले तो। एजुकेशन जो स्कूल में करेक्टर एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, घर पे भी अगर, तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर स्कूल लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लानिंग आ जाती है, इनफॉर्मल लेवल पे प्लानिंग नहीं होती है, दैट इज समथिंग जो पेरेंट्स हमें बर्थ के टाइम से ही सिखाते आते, तो उसमें कोई इतनी प्लानिंग नहीं होती। बट कॉलेज या स्कूल में बहुत प्लानिंग होती है इस चीज़ की। करिकुलम में आप देखें, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल स्टडीज़, जैसे कि कुछ बच्चे फिलॉसफी भी लेते हैं आज 11th 12th में, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो ये चीज़ें आपकी करेक्टर डेवलप करती हैं। सपोर्ट बाय ऑल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, आपके जो पेरेंट्स है, इस पेरेंट्स एंड टीचर्स का जो कोऑपरेटिव सपोर्ट एक बच्चे के लिए होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पेरेंट्स इतने ब्रॉड माइंडेड हो कि अगर वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका आंसर दे, इस ये ना हो कि वो आंसर ढूंढने के लिए कहीं गलत जगह पे चला जाए और फिर उसका मिस यूज हो या उसको मिस गाइडेंस हो जाए। तो सपोर्ट बाय ऑल, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, जो आप करेक्टर एजुकेशन दे रहे हो ये इतना एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए ये करेक्टर एजुकेशन। देन इज ट्रुएंसी, ट्रुएंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, यू आर वुड बी टीचर्स। ट्रुएंसी मतलब जब बच्चे एब्सेंट होने लग जाते हैं क्लासेस में से, उसका रीज़न क्या है, वो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो पता चलता है कि ट्रुएंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब बच्चे क्लासेस में से एब्सेंट होते जा रहे हैं, वो या तो बच्चा बीमार है वो अलग चीज़ है, बट एब्सेंट होना वो भी ड्यू टू सो मेनी रीजंस। उसके रीजन क्या होते हैं, अनएक्सक्यूज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, मतलब ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, ऐसा रीजन है जो कि आप उसको मान ही नहीं सकते, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कॉज्ड बाय ओन फ्री विल ऑफ स्टूडेंट्स, ये बच्चे खुद ही एब्सेंस होते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी स्कूल में। और ये क्या करते हैं बच्चे आजकल, गैंग्स बनाते हैं स्कूल में, अपने ग्रुपिंग करते हैं कि आज हम मिलके सब छुट्टी करेंगे, आज हम मिलके पूरी क्लास छुट्टी करेंगे, तो ये एक तरह की ट्रुएंसी है। ड्रॉप आउट भी कई बच्चे कर जाते हैं ये ट्रुएंसी की वजह से, क्योंकि बच्चे क्लासेस में ही नहीं होंगे तो बाकी बच्चे जो आ रहे हैं उनका तो पढ़ाई का लॉस होना ही होना है, बिकॉज टीचर तो सबको एक ही साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप आउट रेट भी आपको देखने को मिलता है। सुसाइडल थॉट्स, ट्रुएंसी का ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद वो बच्चा साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, उसको कोई डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या वो कोई वेपन यूज़ में इंडल्ज हो चुका है। कई बारी बच्चे एक दूसरे को स्कूल के बाहर धमकियाँ देते हैं, मार पीट करते हैं, तो दूसरे बच्चे डर के मारे नहीं आते। ठीक है, तो ये सब ट्रुएंसी के रीज़न है, वो एब्सेंट होते हैं क्लासेस में से। वही आपको बताया कि वो क्यों एब्सेंट होते हैं। होम इन्वायरमेंट, अगर घर पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, अगर बच्चे की घर पे ज़रूरत है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है घर पे तो नेचुरली वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करेगा। अगर घर पे फाइनेंशियली ज़रूरत है तो वो बच्चा बाहर रह के जॉब करने को ज़रूरी समझेगा पढ़ने के बजाय। राइट। स्कूल इन्वायरमेंट, अगर स्कूल में रैगिंग हो रही है जूनियर बच्चों की सीनियर से, या आपसी में ही बच्चों की लड़ाई हो रही है, एक ही क्लास के बच्चों की आपस में रैगिंग या लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये भी स्कूल इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे डिस्टर्बिंग स्कूल एनवायरनमेंट है, तो बच्चे नहीं आना चाहेंगे स्कूल में। इंडिविजुअल फैक्टर्स, फिर बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वही जो साइकोलॉजिकली बच्चा ठीक नहीं है, तो ये रीज़न हो सकता है। हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करें ताकि ट्रुएंसी ना देखने को मिले। पहले तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जो बच्चे क्लासेस में नहीं आना चाहते तो उनको मोटिवेट करें, यार आप छुट्टी मत करो। See, education is very important and you all should be very present in the classroom, and उनका
उनको इतना मोटिवेट करें कि हाँ बच्चों में ना एक इंटरेस्ट जागे पढ़ाई के लिए। आजकल बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लूज होना चाहिए। एम्पथी, बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना वो कई बार टीचर्स समझते नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि जहाँ पे मेरी वैल्यू ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, राइट। तो एम्पथी होनी चाहिए टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चों बच्चों की तरफ। प्रेजिंग, बच्चों को प्रेज करना चाहिए जो रेगुलरली क्लासेस में आते हैं, उनका जिनकी फुल अटेंडेंस होती है उनका बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, राइट, दैट इज अ प्रेजिंग। रियलिस्टिक गोल्स, ऐसे गोल्स बच्चों के माइंड में फिट करें, यही नहीं कि 100 मार्क्स लेके आने हैं। आप एवरेज बच्चे से कैसे, बिलो एवरेज बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टॉप करेगा। नो डाउट वो कर सकता है, बट उसे आप प्रेशराइज ना करें। पेरेंट्स को भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। डू कैन डू फैक्टर, कैन डू फैक्टर मतलब कई बार जब पीटीएम होती है तो जब टीचर्स रिमार्क्स लिखते हैं उसमें कई बार टीचर्स लिखते हैं यू कैन डू बेटर, मतलब अभी बच्चा ठीक कर रहा है और अच्छा कर सकता है। तो यही बहुत अच्छा फैक्टर है जो बच्चों को मोटिवेट करता है कई बार कि टीचर ने मुझे लिख के दिया है, मैं और अच्छा करूँगी। प्रॉपर फीडबैक, बच्चा अगर ठीक कर रहा है तो उसे अगर फीडबैक अपने लिए बुरा मिले तो शायद वो और ठीक से भी बुरा बन जाएगा। अगर बच्चा बुरा है और उसे ये कहा जाए कि ये तो ठीक कर रहा है तो वो अपनी बुराई उसे पता ही नहीं चलेगी। तो प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। गेनिंग स्टूडेंट्स ट्रस्ट, बच्चे का ट्रस्ट डेवलप करें अपने अंदर कि जो टीचर हैं वो मुझे मिसगाइड नहीं करेंगे, वो मुझे समझेंगे, मुझे मारा नहीं जाएगा यहाँ पे, या मेरे मेरे खिलाफ क्लास में र्यूमर्स नहीं फैलाई जाएंगी, या मेरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करी जाएगी, मेरी डिटेल्स किसी को नहीं बताई जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। मॉनिटर अटेंडेंस, जो बच्चों की प्रेजेंस है क्लास में उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कौन बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, कौन एब्सेंट है, कौन रेगुलरली एब्सेंट है, तो उसके घर पे कॉल करके पता करना चाहिए वो क्यों एब्सेंट है। इंटरवीन अर्ली विद पेरेंट्स, अगर बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको पहले अर्ली डिटेक्शन हो, कि पता करें फटाफट कि ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे, 2-3 दिन हो गए हैं, फटाफट उनके पेरेंट्स को बताया जाए ताकि देरी ना हो। ये ना हो कि हाँ जी बहुत देर हो चुकी है आप और बच्चे के साथ कुछ गलत हो चुका है या वो कोई गलत संगति में आ चुका है। टोकन सिस्टम, टोकन सिस्टम पता क्या होता है, जब आपको भी पता होगा कि जब बच्चे क्लासेस के बाहर जाते हैं वॉशरूम या पानी पीने या कहीं भी कुछ नोटबुक लेने या दूसरी क्लास में से बुक बोरो करने, तो बच्चे टोकन लेके जाते हैं क्लास में से टीचर से, जो दीवार पे टंगा होता है या टीचर के पास होता है या मॉनिटर के पास होता है। टोकन मतलब ये बच्चा टोकन लेके गया है और जब तक वो बच्चा वापस नहीं आएगा दूसरे बच्चे बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक टोकन गया हुआ है बाहर, एक बच्चा लेके गया हुआ है। तो इसका एक पता भी चल जाता कि हाँ जी इतने बच्चे बाहर हैं और एक टाइम पे एक ही बच्चा जाएगा बाहर। टोकन मतलब एक, क्या कह सकते हैं, एक आई कार्ड होता है बच्चे गले में डालते हैं, या एक पास होता है वो लेके बच्चे परमिशन, मतलब एक तरह का परमिशन होता है कि आप क्लास के बाहर गए हैं। और कई बार ये जो प्रिंसिपल या टीचर कोऑर्डिनेटर राउंड ले रहे होते हैं ना तो वो देख भी लेते हैं कि ये बच्चा बाहर है, तो कई बार वो पूछ भी लेते हैं कि आपके पास टोकन है। अगर टोकन है मतलब वो टीचर की परमिशन से बाहर आया तो फिर उसे जाने देते हैं, वरना उसे रोक के लेते हैं और फिर पता करते हैं कि कौन सी क्लास से बच्चा बाहर आया, मतलब बंकिंग सिस्टम भी इससे रुक जाता है। विजिलेंस इन प्लेग्राउंड एंड अदर एरियाज, कई बार बच्चे प्लेग्राउंड की दीवार टाप के निकल जाते हैं ना, तो ये बहुत गलत सिस्टम है। और ऐसे एरियाज में, ऐसे खुली जगह पे सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, टीचर्स जो लगातार अलर्ट हो रहे हैं ऐसी चीज़ों पे कि बच्चे ये स्टेप्स ना उठाएं। देन वी हैव ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब जब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं अपनी कंप्लीशन से पहले ही। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 5th क्लास में है तो 5th क्लास का बच्चा अगर पहले ही अपनी क्लास पूरी करने से पहले 6th क्लास में होने से पहले ही छोड़ दे स्कूल, मतलब अगर वो 6th क्लास, उसकी 5th क्लास पूरी भी नहीं हुई है और फिर वो उससे पहले ही वो स्कूल छोड़ दे, इसे हम कहते हैं ड्रॉप आउट। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे, जब गर्ल्स में विलेज एरियाज में बहुत देखा जाता है कि व्हेन गर्ल्स अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उनको जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनको ड्रॉप आउट करवा देते हैं स्कूल में से। नाउ दे कैन नॉट
गो टू स्कूल्स बिकॉज वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन अच्छा नहीं है, कोविड है तो वैसे भी बड़े ऑर्थोडॉक्स अगर फैमिली है तो वो उसको ड्रॉप आउट करवा देते हैं गर्ल्स को, तो ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, फॉर एग्जांपल डिसलाइक स्कूल, अगर बच्चा स्कूल को पसंद ही नहीं कर रहा है, जहाँ पे उसको लगातार मारा जा रहा है, उसकी इमेज खराब हो चुकी है, जहाँ पे बच्चे की उसको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, उसको एब्यूजिव वर्ड्स और ऐसे डिसहार्टनिंग वर्ड्स उसको दिए जा रहे हैं, तो बच्चा ड्रॉप आउट करेगा ही करेगा। स्टडी, जहाँ पे बच्चे की स्टडी, आपने अगर बच्चे को ऐसे स्कूल में डाला है जहाँ पे स्टडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है और उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया है, उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या पढ़ा रहे हैं, उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं, तो स्टडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, जहाँ पे एग्जाम की प्रेशर है, तो ऐसे स्कूल्स में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो जाता है। टीचर्स, जहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं, जिस स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं जो एम्पैथेटिक ही नहीं है, जो बच्चों की परवाह ही नहीं करते, जो बच्चों को डिसहार्टनिंग वर्ड्स यूज़ करते, तो ऐसे टीचर्स की वजह से भी बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। लो मार्क्स, जब बच्चे के मार्क्स कम आ रहे होते हैं और उसे क्लासेस रिपीट करनी पड़ रही हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि वो ड्रॉप आउट कर लेता है कि अब तो मेरा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं ड्रॉप आउट ही कर लेता हूँ, है ना, कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं। फाइनेंशियल नीड्स, उसे बच्चे को लगता है कि घर पे मेरी ज़रूरत है, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे कमाना ज़रूर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की कमाने की फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्कूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे यहाँ पे सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अदर रीजंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या वो कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिली कहीं ट्रांसफ़र हो गई है, तो ये रीज़न हो सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स, तो ड्रॉप आउट को प्रिवेंट कैसे करें? पॉजिटिव प्लेस, पहले तो बच्चे जहाँ पे हैं, घर का सिस्टम हम नहीं चेंज कर सकते, घर पे कैसा सिस्टम है, घर पे कैसा इन्वायरमेंट है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट पेरेंट्स को बता ज़रूर सकते हैं। और पॉजिटिव प्लेस का मतलब ये भी है कि आप स्कूल में, क्लास में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें, बच्चे एक दूसरे को गिराए नहीं, बॉडी शेमिंग ना हो, बच्चे एक दूसरे को गिराए नहीं, एक दूसरे को समझे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, ये चीज़ें हम इनकलकेट करें। एक्सेस टू स्कूल्स नियर बाय, अगर स्कूल बहुत दूर है, बच्चे को बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत देरी लग रही है स्कूल तक पहुंचने के लिए, 2-2 3-3 घंटे लग रहे हैं बच्चे को स्कूल जाने के लिए, और घर पे 3-3 घंटे आके आने में लगते हैं और इतना थक जाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? ऐसे फिर वो स्कूल नहीं आएंगे। एक्सेसिबिलिटी बहुत पास में होनी चाहिए, हर 1 किलोमीटर में स्कूल होने चाहिए, एज पर द एजुकेशन पॉलिसीज। फ्लेक्सिबल मेथड्स होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही मेथड सभी बच्चों के लिए, हर बच्चा यूनिक है, और उनकी नीड्स को देखते हुए अगर मेथड्स को हम फ्लेक्सिबल बनाएं, चेंज करते रहें, हर रोज इनोवेशन, क्रिएटिविटी क्लासेस में लेके आए, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा और ड्रॉप आउट देखने को नहीं मिलेगा, या डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स नीड इन द सेंस, जब बच्चे को क्या ज़रूरत है वो हम समझ रहे हैं और उसको वो चीज़ हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो वो ड्रॉप आउट क्यों करेगा बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के पास बुक्स नहीं है, अगर हम ये उसको स्कोल्ड करने के बजाय उसको थोड़ी मदद करें उसकी, कि वो फ्रेंड्स से शेयर कर ले, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसको समझें कि वो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो फीस टाइम पे नहीं दे रहा है तो स्कूल वाले उसको परेशान ना करें कि तुम्हारी फीस नहीं आई, तुम पढ़ोगे नहीं, बच्चे की फीस थोड़ी इंस्टॉलेशन में कर दो, थोड़ा एडजस्ट करो, बच्चे खुद आएंगे स्कूल्स में, उनकी नीड्स को समझो। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनकी ज़रूरत है, और उनको वो करना भी चाहिए, अगर वो समझते हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको लगता है कि ज़रूरत है तो उनको करना चाहिए, और लेकिन इस चक्कर में उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उनका जॉब भी वो करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को प्रमोट करती है। फैमिली इंगेजमेंट, जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्या उसका रीज़न ये है कि उसकी फैमिली में टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या उसके घर पे कोई पढ़ा नहीं है इसलिए उसे लगता है कि इतनी क्लासेस तक ही पढ़े हैं सारे, तो मैं भी इतनी क्लासेस तक ही पढ़ूंगा,
कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है, या वो एजुकेशन को मीनिंगफुल नहीं समझती उसकी फैमिली, तो फैमिली कैसी है वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा एजुकेशन में या नहीं बनेगा। फैमिली की सिचुएशन क्या है, क्या वो फाइनेंशियली वीक है, तो बच्चे को लगेगा कि मैं मुझे तो नहीं पढ़ना। तो अब टीचर और पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। टीचर्स को थोड़ा पेरेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन प्रोवाइड करिए आप बच्चे को, हम एडजस्ट करेंगे स्कूल वाले, आप बच्चे को भेजिए, बच्चे को ड्रॉप आउट ना करवाएं आप। ठीक है, कई बार फैमिली भी बच्चे को छुड़वा देती है स्कूल के, वो पढ़ने में नहीं है। आप थोड़ा टीचर बन के थोड़ा और पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके एजुकेशन की तरफ हम अगर हम ध्यान दें, तो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज हो जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेंगे और ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज हो जाएगा। और ये ट्रुवेंसी एंड ड्रॉप आउट, ये रीजंस हैं कि आज बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं इंडियन स्कूल्स में, इवन कि फॉरेन स्कूल्स में भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे, बीइंग अ वुड बी टीचर व्हेन यू विल बी गोइंग टू क्लासेस, आप ये ध्यान रखें कि बच्चों को समझें, उनकी ज़रूरतें जानें और उनको थोड़ा लव एंड अफेक्शन के साथ आप डील करें और उनको मोटिवेट करें ताकि उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में लूज ना हो। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड अगली कौन सी वीडियो आपको चाहिए, क्या आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी आपकी नीड है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और सब्सक्राइब करें चैनल को बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड आपकी मदद करना ही इज़ ऑल आई वांट। एंड थोड़ा चैनल को शेयर करें with all your friends, and and happy watching. See you soon in the next video.